हाय स्टूडेंट्स। तो अपने डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अभी अपन ने बात की शिफ्ट 1 ऑन February 24th, जिसमें हमने एक कमेंट किया था कि द क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी रिलेटिवली वीक लगी। अब शिफ्ट का 2 का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास सारे क्वेश्चंस फिलहाल इसमें नहीं हैं, अबाउट 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, बट दैट शुड गिव यू अ गुड आइडिया of what's going on. The quality in shift 2 is definitely much improved compared to shift 1, which is slightly unfortunate because normalization होने के बाद में the students in shift 1 will take a hit. That's number one. Number two is अगर आप curve देखें, right, तो आपका curve देखें, अगर कट ऑफ के माइंड से अगर आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस्ड and who are very much into the depth on things, they might take a slight setback in shift 1. But anyway, nonetheless, let's get started. ओके, तो फोर्स एंड मोशन, तो अभी फिलहाल हमने बाय द वे यूनिट्स एंड डायमेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं देखा, काइनेमेटिक्स से कोई नहीं देखा, फोर्स एंड मोशन से 2 क्वेश्चन देखे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स पोजिशन, राइट, सो kx square, and it's acting opposite to its direction of motion, and initially it has been given कि उसकी velocity v0 है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपको इफ़ यू रिकॉल, अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका dt निकल जाता है। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आपका v और dv और आपका x और dx के बीच में आ जाएगा। इंटीग्रेट करके यू कैन फाइंड आउट द अननोन हियर। The next question here is regarding the weight of a person on the pole on the equator. तो वो स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशन है। mg is the centripetal force pulling the person towards the pole. The normal reaction n is what's keeping it on the ground, preventing him to come inside the earth, and that should be equals to m omega square r. Using that relation, you can find out the weight of the person on the pole. अगले क्वेश्चन में weight of the person pole पे given है, जिसपे कोई एंगुलर रोटेशन, जो रोटेशन है अर्थ की, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और पूछा गया है वेट ऑन द इक्वेटर। तो आपको उसका वेट mg पता है, एट द पोल 48 न्यूटन्स, और यहाँ पर पोल पे आपको अकाउंट करना है रोटेशन के लिए भी। तो वही रिलेशन है F, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mg, माइनस द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। वर्क एनर्जी पावर से हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा था। अब सेंटर ऑफ मास पे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास में 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। एक तो है कटआउट वाला क्वेश्चन कि आपको एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट गिवन है विच इज अ स्फेरिकल, और नॉट स्फेरिकल, सॉरी, विच इज अ सर्कुलर डिस्क, और उसमें से एक, सॉरी, इट इज, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्फीयर गिवन है जिसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। सो आपको एसेंशियली इट इज़ अ प्रॉब्लम वेयर वी हैव अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट विद अ कटआउट, राइट। तो आप, ये एक स्टैंडर्ड है, इसमें आई नॉट इवन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ यू वुड सॉल्व इट। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो है, 2 bodies A and B having masses and they have equal momentum. So again, kinetic energy is p square by 2m. तो आपकी P of the 2 masses are the same, and you can find the ratio of the kinetic energies. Okay, moving on. Here we have a rod of mass m and length L, and it is bent in the form of hexagon. That means the side of the hexagon is L by 6. Now, if you see that one side and you are having to find the moment of inertia about the center of the hexagon with the axis perpendicular to the plane of the body. So आपको एक रॉड के लिए पता रहता है ml square by 12 passing through the center of the rod. Now अगर आप साइड को देखें, साइड को which is L by 6, उसको आप अलग से देखते हैं, तो अलग से एज अ रॉड देखते हैं, तो उसका ml square by 12 about the axis passing through its center, और हमें निकालना है about the center of the hexagon. तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, एंड देन एड इट मल्टीप्लाइड बाय 6, यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हेक्सागन। ग्रेविटेशन से अभी हमने क्वेश्चन देखा नहीं है। फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी पे चलते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड आपका इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन। सिंपली ये रिलेशन लिखिए, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया इज इक्वल्स टू y टाइम्स स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये एक रिलेशन लिखिए, इसमें आपको डेल्टा एल गिवन है, फिर आपको क्या गिवन है कि लेंथ को डबल कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, तो क्या होगा
फाइंड द न्यू इलोंगेशन, तो नई इलोंगेशन क्या होगी, तो दोबारा से रिलेशनशिप को लिखिए। अब डायमीटर डबल कर दिया है तो आपका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका इफेक्टिवली यू शुड द इलोंगेशन नाउ शुड बी 0.02 मीटर्स। SHM दिखने में ट्रिकी सा सवाल लगता है, कुछ तो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मास रखा हुआ है, दो स्प्रिंग्स हैं, बट इन ऑल ऑनेस्टी वी आर हैविंग टू फाइंड the time period of the harmonic motion about the mean position, right? So what is really contributing to the restoring force? Only the springs. Okay, so in that case springs से अगर contribute करेंगी और दो springs हैं तो net spring constant आपका 2k हो गया, तो आपका जो relation है that will be 2 pi m by 2k। आगे चलते हैं, वेव्स में दो क्वेश्चन देखे गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर दो कार्स हैं, they're moving towards each other with a speed v, and पूछा गया है कि वन ऑफ द ड्राइवर्स, किसी भी कार का ले लीजिए, वो क्या बीट्स सुनेगा। तो जिस कार में वो बैठा है ड्राइवर, उस कार की फ्रीक्वेंसी उसके लिए चेंज नहीं होगी। अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं आप देख लें, वही रिलेशन लगा के आपका C प्लस माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय C प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स, वो रिलेशनशिप लगा के आप अपने आप को कन्विंस कर लीजिएगा कि जिस कार में वो ड्राइवर बैठा है उस कार की फ्रीक्वेंसी f0 ही सुनाई देगी। सामने वाले के लिए आप यही रिलेशन यूज करिए एंड यू विल गेट दिस रिलेशन टू बी 2v f0 by c minus v। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार स्ट्रिंग इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस गिवन है, पूछा ये ट्रैवलिंग वेव कौन सी है। याद रखना है ट्रैवलिंग वेव के अंदर जो x और t की जो टर्म्स हैं they should always be present collectively as kx plus minus omega t. That's how they should be present together, right? Only then you have a traveling wave. So only B satisfied that condition. Moving on, this is a very simple, straightforward question from thermodynamics. Work done निकालना है for this cyclical process, जिसमें से एक isothermal process है, एक adiabatic process है और एक आपका isochloric process है जिसमें कोई work done नहीं रहता है। तो इसमें नेट जो वर्क डन है वो आप सिंपल रिलेशंस लगा के निकाल लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये नहीं देखे हैं पहले तो मेक श्योर दैट यू डू विजिट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं उनमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। इसमें क्या है, पहले वाले के अंदर आपको एक फ्लक्स निकालना है थ्रू अ स्क्वायर शेप। तो पहली बात तो देख के समझ में आता है कि स्टैंडर्ड आप तरीके से निकालने जाएंगे, E.da करने जाएंगे तो दैट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्लोजली देखिए कि क्या इस ज्योमेट्री में डज दिस ज्योमेट्री अलाउज अस टू मेक सम सिंप्लीफिकेशन, सम सिंपल यूज सम सिंपल अप्रोच। ऑफ कोर्स इट डज। हाउ? सी that the distance of the point charge is 6 centimeters, which is half the side of the your square area. So now imagine an imaginary cube, right? With the cube of the side 12 centimeters with a charge at the center, right? So in that case, the charge would be will be 6 centimeters from the any side. So आपका flux अब जानते हैं आपका कितना होना चाहिए। The flux should be Q by epsilon 0 और divided by आपको 6 उसकी sides हैं तो divide by 6 कर देंगे, you will get the answer. Okay, next one, standard simple harmonic motion का प्रॉब्लम है। इसको यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इसके अंदर चार्जेस इन्वॉल्व हैं, बट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू कैन राइट योर इक्वेशंस डाउन एंड यू कैन फाइंड योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक्स के अंदर सिंपल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, डोमेन साइज उसका। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आपका वही RLC सर्किट है जैसे शिफ्ट 1 में देखा गया था। इसके अंदर भी आपका एक रेजोनेंस कंडीशन गिवन है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है कि जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उस ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर दैट इज इक्वल्स टू 1 by square root LC. So in that case this will become VRMS square by R, that will be the आपका पावर। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ द YDSE एक्सपेरिमेंट, ये पूछा गया है कि अगर रेड लाइट को रिप्लेस करते हैं वायलेट लाइट से तो क्या होगा। फ्रिंज विड्थ क्या चेंज होगी, क्या सेंट्रल मैक्सिमा चेंज होगा, क्या इंटेंसिटी चेंज होगी।
तो इंटेंसिटी तो चेंज नहीं होगी आपकी। और एज फार एज द फ्रिंज विड्थ इज कंसर्न, हाँ फ्रिंज विड्थ जरूर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? रिकॉल योर एक्सप्रेशन फॉर लेट्स से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, और उससे अगर आप उसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो रेड लाइट का लैम्डा ज़्यादा है, वॉयलेट लाइट का कम है। तो अगर लैम्डा कम हो रहा है तो फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। मॉडर्न फिजिक्स 3 सवाल। पहला आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है। पूछा गया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वुड कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एनर्जी जंप। मैक्सिमम एनर्जी डेल्टा किस ट्रांजिशन के अंदर है? तो 2 to 1 के अंदर सबसे बड़ा जंप है। ओके, तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बोर मॉडल। इसके अंदर पूछा गया है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड z by n, frequency of oscillation and z by n term, and the force and the kinetic energy। तो याद रखिएगा बोर मॉडल के दो बेसिक इक्वेशंस, द फोर्स 1/4 pi epsilon naught ze square by r square is equals to mv square by r, and then the quantization of angular momentum which is mvr is equals to nh bar। इन दोनों को यूज करके यू कैन एस्टैब्लिश ऑल दीज रिलेशंस। सेमीकंडक्टर्स स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम बार बार बताते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। वंस अगेन कभी भी आपको डाउट लगे कौन कौन से हैं, ये साइट जो है ASJE.com रिविजिट कर लीजिएगा। पर लॉजिक गेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स है, और आपको बताना है कि इक्विवेलेंट गेट कौन सा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट द next upcoming exams. Thanks. Bye.